बहुत अच्छे से फैसिलिटीज दी जा रही है। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने फैसिलिटीज नहीं दी, फैसिलिटीज दे रहे हैं वो, पर ये किस तरीके की फैसिलिटीज? उनका सिर तक फाड़ दिया गया, ब्लीडिंग इतनी हो गई है, कई श्रद्धालुओं का सामान चोरी कर लिया गया। क्या कहेंगे? घोड़े वालों की तरफ से जो पिट्ठू हैं, जो घोड़े हैं, एक तरह से आपने बहुत अच्छी बात करी कि वो पुण्य के भागीदार कर रहे हैं, पर उनकी जो मेंटालिटी है, जो उनकी मानसिकता, वो हमेशा विरोधी रही है, वो एंटी रही है, एंटी जम्मू, एंटी हिंदू रही है और एंटी गवर्नमेंट भी रही है। पर गवर्नमेंट इस पे जो पर्दा डालने का काम करती है, वो समय समय पर आप देखने को मिलता है, जिसमें बड़ी सारी ऐसे आपको देखने को आएंगे, ऐसे बयान हमारे माननीय एलजी साहब के उपराज्यपाल जी के देखने को मिलेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि आप टारगेट किलिंग्स को धर्म के साथ ना जोड़े। वहां पर जो लोग उन जगहों पे रुके हैं, जो टेंटों में रुके हैं, उनके साथ इस तरह की मनमानी की जाती है कि अगर एक टेंट में आप 5 लोग आराम से रह सकते हैं, वहां 10-10 लोगों को घुसाया जाता है। ये जो यात्रा है, जिस तरह आपने कहा सरकार फैसिलिटीज दे रही है, ये आप मान लीजिए कि यात्रा अगर जो चल रही है, तो ये यात्रा चला रहे हैं हमारे सेना के जवान, यात्रा चला रहे हैं हमारे लंगर सेवक जो लंगर चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई सब्सिडी नहीं दी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई ऐसे खास सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई है। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, हमारी आस्था पर प्रभाव है कि इतनी बड़ी यात्रा, जो देश की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक यात्रा होती है, वहां श्रद्धालुओं के सर फोड़ दिए जाते हैं। कि छोटी बातें हैं। हेलो फ्रेंड, जागो जम्मू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि हाल ही में मैंने न्यूज भी दिखाई थी आपको कि श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालु जो हैं वो बढ़ चढ़ कर बाबा जी के दर्शन को जा रहे हैं, मगर देखने को क्या मिल रहा है कि उनके ऊपर पथराव किए जा रहे हैं, और वो पथराव जो है वो वहीं के जो बकरवाल लोग हैं, घोड़े सवार लोग जो हैं, जो उनको श्रद्धालुओं को वहां से तीर्थ यात्रा करवाते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो पुण्य के भागीदार भी बनते हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर पथराव भी करते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और हाल ही में सुनने में ये भी आया है कि कश्मीर की जो पुलिस है वो भी उन घोड़े वालों का जो है वो साथ दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसी के साथ डिस्कस करने के लिए एकम सनातन भारत जम्मू कश्मीर के युवा प्रधान जी अजय सैनी जी मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस वक्त पथराव किया जा रहा है श्रद्धालुओं पे, ये कहाँ तक सही है? और सरकार जो इतने ज्यादा दावे कर रहे थे कि बहुत अच्छे से फैसिलिटीज दी जा रही है, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने फैसिलिटीज नहीं दी, फैसिलिटीज दे रहे हैं वो, पर ये किस तरीके की फैसिलिटीज? उनका सिर तक फाड़ दिया गया, ब्लीडिंग इतनी हो गई है, कई श्रद्धालुओं का सामान चोरी कर लिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सारी लड़ाई मानसिकता की है। आप 370 टूटने के बाद आप कहते हैं कि हमारे राज्य में शांति है, बहाल है, पत्थर जो स्टोन पेल्टिंग्स की जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं, यहाँ पर सब सामान्य स्थिति में है। पर आप ये चीज़ें तो कम कर सकते हैं, पर आप उनकी मानसिकता को कैसे चेंज करेंगे? वो मानसिकता जो 1989-1990s में कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार होता है, उनके रेप होते हैं, बलात्कार होता है, उन्हें मारा जाता है, उनका नरसंहार होता है, और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो वो कहती है आज तक कि वो एक माइग्रेशन थी, उसे वो नरसंहार का नाम ना देते हुए आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो लोग जिन्होंने वो हत्याएं की, जिन्होंने उन वारदात को अंजाम दिया है, वो आज तक सेफ है एक तरीके से, और वो लोग जो इसके पीछे थे, जिन्होंने षड्यंत्र किया, वो भी सेफ है। क्यों? क्योंकि जब तक सरकार उनको आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं करेगी, तब तक वो चीजें सामने कैसे आएंगी? वही मानसिकता आपको अमरनाथ यात्रा की जो पावन यात्रा है उसमें देखने को मिलती है कि घोड़े वालों की तरफ से जो पिट्ठू हैं, जो घोड़े हैं, एक तरह से आपने बहुत अच्छी बात करी कि वो पुण्य के भागीदार कर रहे हैं, पर उनकी जो मेंटालिटी है, जो उनकी मानसिकता, वो हमेशा विरोधी रही है, वो एंटी रही है, एंटी जम्मू, एंटी हिंदू रही है और एंटी गवर्नमेंट भी रही है। पर गवर्नमेंट इस पे जो पर्दा डालने का काम करती है, वो समय समय पर आप देखने को मिलता है, जिसमें बड़ी सारी ऐसे आपको देखने को आएंगे, ऐसे बयान हमारे माननीय एलजी साहब के उपराज्यपाल जी के देखने को मिलेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि आप टारगेट किलिंग्स को धर्म के साथ ना जोड़ें। अगर मैं आपका ध्यान इस तरफ भी लेके जाऊं कि किस तरह ढांगरी में अटैक हुआ, वहां पर लोगों के आधार कार्ड देखते हुए कि ये हिंदू है, उन पर अटैक किया गया, तो उस वक्त उनका धर्म देखकर ही उन्हें मारा गया। पर एलजी साहब जब इस तरह की शय देंगे कि इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, तो तब इन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, ये पत्थर मारते हैं
हैं, हमारे लोगों का रक्त बहाते हैं, और क्योंकि उन्हें पता हमारे पीछे किनकी बैक है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की बैक है, इस प्रशासन की बैक है, जो आधिकारिक तौर पर नरसंहार को नरसंहार नहीं कह रही है, वो डबल जेनोसाइड कर रही है। इसीलिए उनके हौसले बुलंद होते हैं, श्रद्धालुओं के सर फोड़े जाते हैं, उनके सामान जिस तरह आपने बताया उस तरह की चीजें सामने को आती हैं। और वहां पर ये तो एक मतलब कि छोटी सी बातें हैं, ये पराकाष्ठा है पूरी, इसकी एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है कि वहां पर लोगों के साथ मनमानी की जाती है। वहां पर जो लोग उन जगहों पे रुके हैं, जो टेंटों में रुके हैं, उनके साथ इस तरह की मनमानी की जाती है कि अगर एक टेंट में आप 5 लोग आराम से रह सकते हैं, वहां 10-10 लोगों को घुसाया जाता है। आप लोगों से 700 रुपए एक व्यक्ति का लिया जाता है, 7-7 हजार का एक टेंट दिया जाता है आपको, जिसकी कीमत इतनी नहीं है। वो श्रद्धालु जिनको कहा जाता है कि आपको दरबार तक छोड़ेंगे, बीच में छोड़ दिया जाता है और उनसे पैसे पूरे बटोर लिए जाते हैं। वो ना आगे कुछ कह पाते हैं ना को पीछे कह पाते हैं। क्यों? उन लोगों ने, एक आपको मैं अंदर की बात बताऊं, कि उनके व्यवहार, उनके बात करने का रवैया, तरीका इस तरह का है कि आज सुबह ही जब मीडिया बंधुओं से हम इस पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने खुलकर बताया कि वहां पर उन लोगों का बोलने का तरीका इतना एंटी है, इतना गंदा, इतना रूड बिहेवियर है कि वो डराने की कोशिश करते हैं। मतलब हर एक चीज में साजिश है कि आप यात्रा को किस तरह डराएं। तो उन्होंने कहा कि हमें बीच में रास्ते में छोड़ दी जाता है। ऐसे वाक्य देखने को आते हैं कि कहा जाता है कि आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस करना पड़ेगा। सर, जिस तरह से मैंने बात की थी यात्रियों से, तो उनका भी यही कहना था कि हमारे साथ, हमारे से जो रेंट है वो ज्यादा से ज्यादा 500 या 600 लिया जाए, मगर ये वेट के हिसाब से 5000, 6000, यहाँ तक कि 10,000 भी ले सकते हैं। जो यात्री सिर्फ घर से 10,000 लेके आया है कि इसमें मेरा आन जान हो जाएगा, जबकि सरकार की तरफ से फुल फैसिलिटीज वहां पे मिलती हैं, रहना खाना पीना सरकार की तरफ से है, जो लंगर लगाए जाते हैं वो फ्री है। ज्यादा से ज्यादा उनको टेंट का जो भाड़ा देना वो 500 से 600 देना। फिर किस बेस पे ये इतना ज्यादा किराया ले रहे हैं? देखिए मैडम, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, ये जो यात्रा है, जिस तरह आपने कहा सरकार फैसिलिटीज दे रही है, ये आप मान लीजिए कि यात्रा अगर जो चल रही है तो ये यात्रा चला रहे हैं हमारे सेना के जवान, यात्रा चला रहे हैं हमारे लंगर सेवक जो लंगर चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई सब्सिडी नहीं दी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई ऐसे खास सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई हैं। वहां पर लोग अपनी श्रद्धा से, जो उन्होंने श्रद्धा उनके दिल में है, और बाबा बरवानी के आशीर्वाद से पहुंच पा रहे हैं। वरना स्थिति वहां पर इतनी भयानक है कि वहां पर लोगों का रवैया, लोगों का वे ऑफ टॉक, लोगों का तरीका इतना गंदा है कि किसी का आगे मन ना करे। वो तो हमारी श्रद्धा है कि वो लोग जा रहे हैं। तो जिस तरह बाकी आप चीजें हमारे सामने ला रही है कि सरकार वहां पर जो अकाउंटेबिलिटी इनको तय करनी है कि आपने एक फिक्स रेट रखना है, इससे ऊपर अगर कोई रेट लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैसा कुछ नहीं हो रहा। वहां पर लोगों के सर फोड़ेंगे, उस पर क्या कार्रवाई हो गई है वो बताइए? क्या उन पर पैसे लगे? क्या उन्हें 2-2 साल के लिए अंदर किया गया? क्यों? ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, हमारी आस्था पर प्रभाव है कि इतनी बड़ी यात्रा, जो देश की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक यात्रा होती है, वहां श्रद्धालुओं के सर फोड़ दिए जाते हैं। क्या छोटी बातें हैं? कि ये छोटी बातें? अपने आप को भगवादारी बताने वाले, अपने आप को हिंदू हितैषी बताने वाले कहां सोए हैं? क्यों ये उन पर कड़ा एक्शन नहीं लेते? और वो लोग जो आज ऐसे कारनामे, ऐसे वाक्यों को पेश सामने ला रहे हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त रवैया अपनाना चाहिए था कि इस तरह की अगर गतिविधियां, एक्टिविटीज सामने आती हैं जो एंटी हैं, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर सरकार की तरफ से क्या किया गया? सर, क्या कहेंगे? ये भी सुनने में आ रहा है कि कश्मीर की जो पुलिस है वो भी इस वक्त घोड़े वालों का साथ दे रही है। ऐसा क्यों करने को वो किया जा रहा है? ये भली भांति हमारे जम्मू का जनमानस जानता है। कश्मीर का बच्चा, कश्मीर की पुलिस हो, कश्मीर के डिपार्टमेंट्स हो, कश्मीर का कोई भी विभाग हो, वो सारे कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। उनका आपस में बहुत तालमेल है, क्योंकि वो एक ब्लैकमेलर है। हमेशा सेंटर को ब्लैकमेल कश्मीर करता है। जम्मू जो कि राष्ट्रवादी है, हमेशा सरकारों के साथ चलता है, तिरंगा उठाया जाता है, और जो कश्मीरी मोशन ब्लैकमेल करते हैं, उसी ब्लैकमेल के चलते हुए आज हमारे यहाँ माननीय उपराज्यपाल हैं, वो सीधा सीधा फायदा कश्मीरियों को पहुंचा रहे हैं। ये आप क्या समझते हैं यात्रा किसके लिए चल रही है? ये यात्रा हिंदुओं के लिए कम और कश्मीरी मुसलमानों को फायदा देने के लिए दी जा रही है। सर, ये कैसे कह सकते हैं आप? नहीं सर, आप बीच में बात लगा रहे हैं, ये कश्मीरियों को फायदा दिलाने के, ऐसा कैसे लगता है आपको? क्या आपके पास कोई सबूत है कि कश्मीरियों को फायदा दिलाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, 624 ऐसे हमारे जम्मू के
जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनके लाइसेंस को बंद कर दिया गया है। उनका काम नहीं यहाँ पे चल रहा है। वो लोग जिन्होंने इस वक्त जब यहाँ पे लोग यात्री आते हैं अपने ट्रैवल एजेंसीज के माध्यम से कुछ पैसा कमाते हैं, उनके लाइसेंस बंद हैं। हमारे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी इसी के संदर्भ में मैं आपको बताता हूं कि जम्मू में सिर्फ 3 स्टार लगे हैंडलूम्स के, हैंडीक्राफ्ट्स के, पर कश्मीर में 20 से 25 हैं। तो ये सब जो तथ्य हैं और जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो उनको बेनिफिट्स होने चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स यात्रा के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्टर जम्मू से होने चाहिए, वो कश्मीर से हैं। तो इससे आपको क्या मैसेज जा रहा है? इससे यही मैसेज जा रहा है कश्मीरियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वो लोग जो हमें पत्थर मार रहे हैं उनके साथ कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की गई है कि आपने अगर इस तरह की हरकत की तो आप पे सख्त कार्रवाई की जाए। वो हरकतें कर भी रहे हैं, वो पैसा भी कमा रहे हैं, वो हर एक चीज कर रहे हैं। जब उन पे आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये आपका एक जो मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसी जो आप चलाते हैं वो सामने साबित आती है। और ये एक बहुत बड़ा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप खंगाल लें कि पिछली गवर्नमेंटें कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी को, हमेशा सत्ताधारी जो पार्टी जो बैठी हैं दिल्ली में, उनका हाथ हमेशा कश्मीर पर रहा है। डोगरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, नौकरियों में हुआ है, डेवलपमेंट में हुआ है, फाइनेंशियली हुआ है, हर एक तरीके से डोगरों का शोषण हुआ है। डोगरों को सिर्फ सैक्रिफाइस करने के लिए रखा गया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कश्मीरियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कश्मीरी आम जनमानस के लिए ये यात्रा चलाई जा रही है, ये 60 दिनों की। सिर्फ वो अरबों करोड़ों रुपए का बिजनेस, खरबों रुपए का बिजनेस जो है वो कश्मीर के लिए। जम्मू के लिए क्या है? जम्मू में तो ट्रांसपोर्ट तक खत्म हो गया। तो हमारा साफ कहना यही है कि हमारी जो यात्रा है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये शोभा नहीं देता। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे बहुत एक बड़ा एक ड्रॉबैक है कि वो इन चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा उनका ड्रॉबैक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि हमारे जम्मू में यात्रा चल रही है, हमारे हिंदुओं की आस्था है, बाबा बर्फानी में लोग यात्रा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार आखिर हमारे मंदिर क्यों नहीं मुक्त करती है? जो लोग समर्थ नहीं हैं यात्रा करने में, कि जिस तरह आज अगर आप घर से अपने कुछ पैसे लेके जाते हैं, आपको पता है कि इतने कम पैसों में हमारी यात्रा हो जाएगी, वहां पर मनमानी के रेट तय किए जाते हैं, तो वो शख्स जो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं, वो कैसे वो यात्रा करेगा? तो सरकार जो हमारे मंदिर मठ सरकार ने अपने कंट्रोल में रखे हैं, सरकार ने अपने नियंत्रण में किए हुए हैं, उन मंदिरों को, उन मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। क्योंकि 1 लाख करोड़ से अधिक आप लगा लीजिए, इतनी धनराशि जो है हर साल मंदिरों से चंदा इकट्ठा होता है। मगर वो पैसा आप कहां सनातनियों पर लगा रहे हैं? नहीं, वो पैसा हज सब्सिडी में चले जाता है। वो पैसा आप देख लीजिए कि मौलानाओं की तनख्वाह में चले जाता है। उन पैसों से ही यहाँ पे कई बार तनख्वाहें दी जाती हैं, उन पैसों से मुलाजिमियों को पाला जाता है। पर क्या वो पैसा हमारी सनातनी समाज पर लग रहा है? क्या वो पैसा हमारी इस यात्रा पर लग रहा है? क्या उस पैसे की सब्सिडी हम लोगों को दी जा रही है कि आप लोग टेंट का सिर्फ 100 रुपया दीजिए, 200 या 300 जितना भी रेट होगा बाकी सरकार पे करेगी? क्या आप लोगों के गाड़ियों के लिए माफी की, किराया कम किया गया? क्या आप लोगों के टोल टैक्स माफ किए? कि इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, जम्मू में टोल टैक्स माफ कर दें जो आम श्रद्धालु यहाँ के जा रहे हैं? यार हमारा पैसा हम पर ही नहीं लग रहा, हमारा पैसा दूसरे धर्मों पर, दूसरे मजहबों पर आप लगा रहे हैं, पर सनातन में नहीं लगा रहे। क्या आपने कितने वैदिक स्कूल खोल दिया? आपने तो गुरुकुल खत्म कर दिए हैं, मदरसे तो आप खोल रहे हैं, आपने गुरुकुल खत्म कर दिए हैं। सनातन का पैसा सनातन में नहीं लग रहा, इसलिए। और जो श्राइन है, श्राइन जो है, श्राइन की जो सबसे बड़ी चेयर है जो निगरानी करती है, वो माननीय एलजी महोदय हैं। तो एलजी महोदय को सोचना चाहिए था, जो धर्म से खुद भी हिंदू हैं, तो उनको सोचना चाहिए था। एक जो इतनी बड़ी सुप्रीम चेयर पर बैठा है, उसको सभी धर्मों को बराबर लेकर चलना चाहिए। मगर उसको अगर हमारे सनातन का पैसा है वो अगर इस यात्रा पर लगाया जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग समर्थ नहीं यात्रा में जाने के लिए, पर जब उन्हें पता चलेगा कि सरकार की तरफ से और हमारे मंदिरों की तरफ से जो पैसा है, सनातनियों को पैसा अगर वो हम पर लगाया जाएगा, वो लोग जो लोग आप किस बेस पे ये कह सकते हैं कि जो सनातनी का पैसा है वो उन पर नहीं लगाया जा रहा है? देखिए मैडम, ये जो मैंने बातें आपसे की हैं, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। ये आप कहीं भी ऑफिशियल देख लें, कहीं आप यूट्यूब पे देख लें, आप ऑफिशियली भी इसको आप ट्रैक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 1 लाख करोड़ मैंने आपको कहा ना, आप नोट कर लीजिए। इससे अधिक की धनराशि है जो यहां से मिलती है। और जो ये हज सब्सिडी जाती है, ये आप वक्फ बोर्ड से नहीं जाती है, आप इसका भी पता कर लीजिए। ये इन्हीं हमारे टैक्स। नहीं, आपका ये कहना है कि सरकार जो है ये पैसा लोगों पे ना लगा के, गौशाला या मंदिरों पे या सनातनियों पे ना लगा के, वो अपने लिए खर्च अपने ऊपर कर रही हैं, ये किस बेस से सही है? आप एक काम कीजिएगा, आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि तमिलनाडु में कितने हजार मंदिर हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत कम बताता हूं,
लगभग 37,000 के करीब ऐसे मंदिर हैं तमिलनाडु स्टेट में जो बंद होने के कगार पर हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि मंदिरों का पैसा सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। सर ये बात मैं भी इस बात के लिए एग्री नहीं हूँ। देखिए, अगर आप मंदिरों की बात करते हैं तो नरसिंह भगवान जी का मंदिर जो है वो अभी हाल ही में वो भी खोला गया है, कितने अच्छे ढंग से उसको डेकोरेट किया गया है। तो क्या वो पैसा आम लोगों ने लगाया है? क्या सरकार की उसमें कोई रजामंदी नहीं थी? क्या उनका हाथ नहीं था? देखिए मेरी बात सुनिए, आप किसी एक मंदिर को लेके मेरे सामने बात कर रहे हैं, मैं आपको 37,000 मंदिरों की बात कर रहा हूँ। 37,000 मंदिर जो है बंद होने के कगार पर है, वो भी जो डेटा है पब्लिक डोमेन में है, वो इसीलिए बंद होने के कगार पर है क्योंकि वहां पर जो पंडित है वहां पर उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। उनके बस में इतना नहीं है कि वो एक वक्त की वहां पर आरती कर पाए। अब मुझे बताएं इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है वो पंडित जो हमें हमारे धर्म में पंडितों की सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है, वो हम आम जनमानस को, हमें सनातनियों को बताते हैं कि आप आगे धर्म में क्या कर रहे हैं, हमें धर्म के रास्ते में मार्ग पे ले जाते हैं। पर वही पंडित जिन्होंने शादी की होगी, उनके बच्चे होंगे, उन्होंने अपना घर पालना है, जब वो अगर मंदिर में उनका तनख्वाह नहीं है, मंदिर में चलाने के लिए जोत नहीं है, तो वो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए जब मंदिर छोड़कर बाहर काम करने जाएंगे और जब वो मंदिर बंद हो जाएंगे तो वो स्टेट जहां पर 37,000 मंदिर एकदम बंद हो जाएंगे तो वहां का जो हिंदू समाज है वो किससे शिक्षा ग्रहण करेगा? उन लोगों का धर्म से बिल्कुल भी, धर्म के बारे में नहीं पता होगा। और वही कारण है कि आज हमारे कुछ लड़कियां लव जिहाद की शिकार हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने धर्म से जुड़े नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है ये कि हम अपने मंदिरों से जुड़े, और उससे भी ज्यादा जरूरी है सरकार अपने कंट्रोल से मंदिरों को मुक्त करे ताकि सनातनी अपने मंदिरों को कंटिन्यूअसली चला सके। वहां पे दोनों टाइम आरती हो, पंडित वहां पर बैठे, पंडित जी अपना धर्म का ज्ञान दे ताकि सनातन में उन्नति आए और इस तरह की चीजें आगे हों। बाकी आप जिस तरह मुझसे पूछ रहे हैं, इसका डेटा पब्लिक डोमेन में है, आप सोशल मीडिया पे सर्च कर लें कि कितने हजार मंदिर, सिर्फ मैंने आपको तमिलनाडु की बात की है, ऐसे बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पर मंदिर बंद होने के कगार पर हैं। आप मुझे बताएं कि जो वक्फ बोर्ड है, क्या वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू इंप्लॉय है? क्या वक्फ बोर्ड में कोई सिख इंप्लॉय है? क्या वक्फ बोर्ड में कोई क्रिश्चियन इंप्लॉय है? पर आपको श्राइन बोर्ड में सारे धर्मों के मिल जाएंगे। क्यों? हिंदू इतना सेकुलर हो गया हुआ है और हमारे मंदिरों पे, हमारे रिसोर्सेज पे दूसरे लोग पले। अगर हम लोग नहीं चाहते, अगर हम लोग किसी और के धर्म से कुछ नहीं ले रहे तो हमारे धर्म का, हमारे मंदिरों का पैसा किसी और धर्म पे क्यों लगे? जैसे बात की आपने कि 35 से हटने के बाद बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया, ये तो चलो मैं मानती हूँ कि 35 से होने के बाद क्राइम बढ़ गया है, मगर क्या डेवलपमेंट नहीं हुई? क्या सरकार ने कोई ऐसे मुद्दे, कोई ऐसे स्मार्ट सिटीज कुछ नहीं काम किया? हाँ जी, बिल्कुल डेवलपमेंट हुई है। G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई, जम्मू में नहीं हुई। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जम्मू का क्या हुआ? जम्मू में क्या रोजगार मिला? जम्मू बेरोजगारी में सबसे उच्च दर पे है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बेरोजगारी में। ये डेवलपमेंट हुई है। जम्मू में क्राइम बढ़ गया, ये भी डेवलपमेंट हुई है। स्मार्ट सिटी तो बन गई है। जो अंदर से नाले थे वो किसने साफ किए हैं? जब किसने साफ करने थे? जब यहाँ पे बारिश आ जाती है 1 घंटा के लिए तो ये तो स्विमिंग पूल बन जाते हैं गांधीनगर। तो क्या ये डेवलपमेंट है? पुल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये डेवलपमेंट है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आम वो शख्स जो दिन में 200 या 300 रुपए कमा रहा है, 400 कमा रहा है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसने इसे पालना है, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसने क्या करना है फ्लाईओवर के पास जाके? अगर आपके टमाटर का रेट 160-200 हो जाएगा, आपकी जो रोजाना जो जरूरत चीजें हैं डेली बेसिस पे जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, जब उनके रेट इतनी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, जब वो अपने घर का सिलेंडर का रेट 1200 हो जाएगा, जब वो इन चीजों को नहीं ले पाएगा तो उसने फ्लाईओवर क्या करने हैं? सरकार का दायित्व है कि सरकार सबसे पहले इन चीजों पर ध्यान दे कि वो लोग, मेरी वो जनता जो गरीब है, जो बहुत गरीबी स्तर में है, उनके लिए पहले हम सोचें कि हम जो रोजाना की चीजें हैं खाने की, जिन इंसान कमाता किसके लिए? अपने पेट के लिए। जब हम अपना भरपेट खाना ही नहीं हमें मिलेगा, एक वक्त का हम खाना खाएंगे दिन में, तो इससे बड़ी और गिरी हुई बात क्या हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए शर्म की बात क्या है कि हमारा वो जनमानस जो हमारी प्रजा है, हम उसके राजा हैं, हमारी इस सत्ता में हमारी जो प्रजा वो भूखी सो रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या है? हमने क्या करनी है डेवलपमेंट? सर, जिस तरह से श्रद्धालुओं पे पथराव किया जा रहा है, तो अब आगे का क्या आप मानते हैं? किस तरह से इस चीज को ठीक किया जाए और सरकार के लिए क्या एक मैसेज है? देखिए, सरकार, मैंने पहले बताया,
सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक आप उनकी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप श्रीनगर में 5 किलोमीटर के बाद 10 झंडे लगा देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपके दिल में हिंदुस्तान की जय नहीं होगी, भारत माता की जय नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आप सबको एक समान नजर से नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आप हमें बाहरी समझेंगे, कश्मीर वाले हमें बाहरी समझेंगे, यहां की बाहर के लोगों को बाहरी समझेंगे। आपने देखा कि परसों फिर से अपना टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। उससे पहले हमने प्रदर्शन किया था हमारी पार्टी की तरफ से। हम भी कितने प्रदर्शन करें, हर दिन टारगेटेड किलिंग्स हो रही है और सरकार कहती है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। तो कहने का मतलब है यात्रा बहुत गलत तरीके से चल रही है। यात्रा में अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, कश्मीर को बेनिफिट देना बंद करना होगा। यह सोचना होगा कि ये श्रद्धालु जो आ रहे हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर आ रहे हैं, तो हमें उनकी सिक्योरिटी देनी है। अगर सेना वहां पर ना हो, अगर वहां पर लंगर सेवा जो कर देते हैं वहां पर वो ना हो, तो वहां पर तो यात्रा करना बहुत मुश्किल है। ये तो सेना है जो बचा रही है, बाकी कश्मीरी जितना भी लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो वहां के आम जो सिविल लोग हैं, वो सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो सब सपोर्टिव है एक दूसरे के लिए, वो हर एक दूसरे के कॉज में सपोर्टिव है एक दूसरे के लिए, और इसी वजह से वो हमेशा सरकार को ब्लैकमेल करते हैं और सरकार ब्लैकमेल होती आ रही है और हमेशा कश्मीर की पीठ थपथपा दिया है। मगर जम्मू का राष्ट्रवादी समाज आज तक डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा है, हर एक तरीके से हो रहा है। हर एक वर्ग का जो जम्मू का मतलब जनमानस है, क्या वो किसी भी धर्म का हो, हर किसी को डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ रहा है। पर सरकार उस पर टस से मस नहीं होती, उस पर बात करना चाहती नहीं है। और G20 जैसी मीटिंग कश्मीर में रखकर यह दिखाने की बात की जाती है ग्लोबली कि वहां पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद दीपू की वहां पर हत्या हो जाती है। श्रद्धालु इतनी दूर से आते हैं दर्शन के लिए, बर्फानी अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए। हर बार पता है हर साल ये अमरनाथ जी की यात्रा होनी है। फिर श्रद्धालुओं के लिए जो रहने के अरेंजमेंट्स है वो किस तरह से करवाए जा रहे हैं, क्या आप बताएंगे? हाल ही में देखा शालामार में रोड के ऊपर काफी श्रद्धालु जो सोए पड़े थे, अगर उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, क्या गाड़ी निकल जाए, क्या कहेंगे? देखिए ये विडंबना है, ये बहुत मतलब दुख की बात है कि श्रद्धालु जो इतनी दूर से आ रहे हैं, देशों से उठ के आ रहे हैं, इतनी दूर से साउथ से आ रहा है, कोई ईस्ट से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो वो इसी सोच से आते हैं कि हम बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो हमारे मेहमान हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के मेहमान हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें भरपूर फैसिलिटीज़, जितनी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाएं। पर जब सरकार, मैं बता रहा हूँ कि सरकार को यही चीज़ से फुर्सत नहीं है कि हमने सिर्फ अपनी एक इमेज दिखानी है, कुछ लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा के ये दिखा देना है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। जब तक सरकार ये नहीं समझेगी कि हमें दिल से इनके लिए काम करना है, तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जब आप दिल से उनके लिए श्रद्धा से काम करेंगे, आपने ये ठाना है कि हमने यात्रा को सुविधाएं उपलब्ध करवानी, तो वो होंगी। पर जब तक आपका दिल साफ नहीं होगा, जब तक आप सिर्फ दिखावे की राजनीति करेंगे, तब तक उन यात्रियों को सफ़र करना पड़ेगा। बाकी आम जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारी एकम सनातन भारत पार्टी, हम जितना हमसे बन पड़ रहा है हम लोगों के लिए कर रहे हैं। और आम सिविल सोसाइटीज़ भी सामने आ रही हैं, कोई कहीं खाना प्रोवाइड करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपनी तरफ से जितनी हमारे जम्मू का डोगरा कोशिश कर सकता है हम लोग कर रहे हैं। बाकी आप जानते हैं 370 टूटने के बाद जम्मू के और कोविड के बाद क्या हालात है कि जम्मू में इतनी गरीबी स्तर इतनी ज़्यादा होगी, हमारा ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, हमारा व्यापार खत्म हो गया, लोग बेरोजगारी से इतने त्राहिमाम हैं, इतनी गरीबी हो गई है कि हम लोग अपनी जेब काट कर अपना खुद कम खाकर सोचते हैं कि चलो किसी का पेट भर जाए। पर कश्मीर को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, कश्मीर में बैकडोर एंट्रीज भी हो रही हैं। 370 टूटने के बाद सेपरेटिस्ट की कमर टूटने के अलावा वहां पर कोई चेंज नहीं आया। आज भी उन लोगों को सशक्त किया जाता है। बहुत दर्द है इस दिल में। फिर आपकी बात लंबी हो जाती है कि हमारा टूरिज्म देखिए, हमारे टूरिज्म की क्या स्थिति है कि हमारा पर्यटन, इतने पर्यटन स्थल है हमारे पास, इतनी अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस है, पर सरकार उन्हें एक्सप्लोर नहीं करती है। सूर्यसर झील का हाल देख लीजिए, जिस घाट पर खड़ा होकर हम अपने देवताओं को आटा डालते हैं, मछलियों को हम देवता मानते हैं डोगरे, तो उस घाट की हालत ये है कि वहां पर आप खड़े हो सकते हैं। और जिस जो वहां पे सीढ़ियां टाइप बनी हुई हैं, मतलब स्पॉट्स बना, वहां से खड़े होकर लोग आटा डालते हैं, उनको नीचे सिंक खा गई है लकड़ियों को, वो टूट गए हुए हैं। और अगर उन पर कोई खड़ा हो जाए तो उसकी जान जाने का पूरा पूरा खतरा है। कोई वहां पर बैठने की सुविधा अच्छी नहीं है, कोई वहां पर वॉक के लिए जगह नहीं बनाया है, कोई बड़े बड़े मतलब कि इस तरह के लाइटनिंग्स नहीं की गई हैं। इस तरह की सुविधाएं, अगर आप डल लेक में जो घाट देखें आपको लगे कहीं फॉरेन में आ गए हैं, तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे टूरिज्म को इंप्रूव नहीं करना। टूरिज्म एक्सप्लोर करेंगे, हमारे यहाँ के लाखों बच्चों को वहां पे होटल्स बनेंगे, हट्स बनेंगी, मार्केट खुलेंगी, रोजगार मिलेगा, तो हम लोग समर्थ होंगे इस यात्रा को संभालने में, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे। पर हम लोगों की स्थिति यह है कि सरकार ने ठान के रखा है सत्ता
कश्मीर के द्वारा चलानी है। डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस पर करवा के फिर से सीटें अधिक कश्मीर को देनी है। इसीलिए हमारा एक मुद्दा जो हमारे सप्त संकल्प है एकम सनातन भारत के, उसमें एक हमारा मुद्दा यह भी है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट किया जाए। जब जम्मू सेपरेट होगा तो भी जम्मू सशक्त हो पाएगा, क्योंकि जब तक हम कश्मीर के साथ रहेंगे हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, हमारा एरिया ज्यादा है, पर फिर भी डिलिमिटेशन 2011 के फ्रॉड सेंसस पर करवा के इन्होंने आज भी जो सीटें हैं कश्मीर को ज्यादा दे दी और जम्मू को आज भी सीटें कम हैं। इसी वजह से पॉलिटिकली कभी भी जम्मू जो है इंपावर नहीं हो पाता, जम्मू का सीएम नहीं आ पाता, क्योंकि सत्ता हमारा हमेशा कश्मीर द्वारा चलाई जाएगी और डोगरों को हमेशा स्लेवरी कंडीशन में, हमारे हमेशा गुलामी की कंडीशन में, सेकंड ऑर्डर स्टेटस में रखा जाएगा ताकि इनकी सुनवाई कभी ना हो। इसीलिए हमारा ये कहना है कि जम्मू सेपरेट होना बहुत जरूरी है। जम्मू सेपरेट होगा, जम्मू का अपना सीएम होगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसे मैटर नहीं करता, हमारा डोगरा होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हमारा डोगरा होगा, वो डोगरों का दर्द समझेगा। डोगरों के साथ जो पिछले 70 सालों से भेदभाव किया जा रहा है, नौकरियों में, डेवलपमेंट में, हर एक जगह हमें नीचे रखा गया है, उन चीजों से हम ऊपर उठ पाएंगे और हमारी डोगरा कम्युनिटी का उद्धार होगा। में ये संस्कृत को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है संस्कृत जो है वो काफी ज्यादा पीछे छूटती जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा पार्टी के जो सप्त संकल्प हैं वो ऐसे संकल्प हमने बीच में मेंशन किए हैं, आप समझ लीजिए कि जिससे हमारे हिंदू कम्युनिटी का उद्धार होगा, सनातन का उद्धार होगा, कि संस्कृत से हम दूर चले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इस संस्कृति से ही पूरी सृष्टि चल रही है। इस संस्कृत से बहुत सारी लैंग्वेजेस निकलती हैं। आप जानते हैं बीच में बड़े सारे शब्द ऐसे हैं जो आज अंग्रेजी में तब्दील हुए हैं। तो कहने का मतलब है सनातन संस्कृति, ये संस्कृति हमें धर्म से जोड़ती है। और आप जानते हैं कि हमारे आज धर्म से जो हमारे बच्चे बच्चियां, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो थोड़ी दूर हो रही है। तो उस चीज को देखते हुए अपने बच्चे बच्चियों को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए ये हमारा एक सोच थी कि अपनी जो हमारी पार्टी है उसमें संस्कृत को बीच में लाया जाए। तभी हमने पहले जिस तरह हमारी पार्टी का नाम एकजुट जम्मू था, हम इसका नाम एकजुट भारत भी रख रहे थे, पर संस्कृत इसीलिए लाना हमारा उद्देश्य था ताकि एक मैसेज हमारे बच्चों तक पहुंचे कि हमारी जो शुरुआत है वो संस्कृत से हुई है। ये बाकी भाषाएं बाद में आई हैं, संस्कृति हमारी पहचान है, संस्कृति हमारी जड़ें हैं। अपनी जड़ों से अगर हम कट जाएंगे तो हम इस दुनिया से कट जाएंगे। अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, अपने धर्म से जुड़ेंगे, सनातन से जुड़ेंगे तो पूरे विश्व भर में अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने हिंदू धर्म का नाम रोशन करेंगे। ये हमारा एक उद्देश्य था हमारे इन सब संकल्पों में। और भी जो हमारे सप्त संकल्प हैं, जैसे जम्मू सेपरेट स्टेट हो गया, हमारे मंदिर मठियों को जो सरकार के नियंत्रण में है उससे मुक्त करवाना हो गया। उसके बाद हमारी जो सेना में जो आज रेजिमेंट्स खत्म की जा रही है वो एक बहुत बड़ी ताकत थी हमारी सेना की, जो डटकर आगे मुकाबला करती थी। उसके बाद वक्फ बोर्ड, सच्चर कमेटी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसे निरस्त किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि वो एक विशेष समुदाय को इंपावर कर रही थी। इस तरह के कानून जो सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए बनाए जाए, हम उसके हमेशा खिलाफ हैं। और मिनॉरिटी, आप जानते हैं कि आज वो एक समुदाय जिसकी जो मतलब की जो संख्या है वो 20% से अधिक है, उसे आज मिनॉरिटी में घोषित कर दिया गया, जो एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे संविधान पर। यूएन कहता है कि 5% जिनकी जितनी पॉपुलेशन होगी वही सिर्फ मिनॉरिटी में आएंगे। इसीलिए हमारा कहना है कि मुस्लिम समुदाय जो है, जो मिनॉरिटी में आने का दावा करता है, जब हम सरकार में आएंगे तो यूएन के मुताबिक 5% से जो कम होगा वही मिनॉरिटी में गिना जाएगा। और उसके जो बेनिफिट्स ये ले रहे हैं, बेफजूल जो फायदे दिए जा रहे हैं वो सब इनसे लिए जाएंगे। उसके बाद डेमोग्राफिक इन्वेजन, लैंड जिहाद, ये सभी हमारे सब संकल्पों में है कि जो जिहाद की प्रॉब्लम हमारे पूरे भारतवर्ष में चल रही है, जिसकी वजह से हमारी पार्टी जो है रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी बनी। क्योंकि अंकुर शर्मा जी की अध्यक्षता में जिस तरह जम्मू में जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, क्या रोशनी एक्ट की बात हो, क्या 2018 का वो महबूब मुफ्ती का ऑर्डर जिसमें उन्होंने बताया गया था कि अगर जम्मू में आप किसी गौ हत्या करते हैं या आप यहां की जमीनों पर कब्जा कर लेते तो किसी भी तरह से आपको एसएसपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पद का अधिकारी आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उस तरह के ऑर्डर को एक्सपोज करना और खत्म करवाना अंकुर शर्मा जी ने किया था। तो उनकी अध्यक्षता में इस तरह के जिहाद के खिलाफ जो कार्य किए गए उसे ध्वस्त करने के लिए, उस चीज को देखते हुए हमें पूरे भारतवर्ष से यह सपोर्ट आने लगी कि आप इस पार्टी को पैन इंडिया पार्टी बनाएं ताकि पूरे भारत में जो जिहाद की प्रॉब्लम है अंकुर शर्मा जी की अध्यक्षता में उसे खत्म किया जाए। तभी जाके एकजुट जम्मू पार्टी का नाम एकम सनातन बना। और ये जो हमारे सप्त संकल्प हैं, इसे कोई भी पार्टी बीट नहीं कर सकती, क्योंकि आज सनातन की, हिंदुओं की बात आज कोई पार्टी नहीं कर रही है खुलकर। सिर्फ
ऊपर चोला पहनने से कुछ नहीं होता। जब तक आप फील्ड में इन चीजों पर काम नहीं करेंगे तब तक इस तरह से कुछ होगा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी अजय सैनी जी, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें जो है अपने मन की बातें जो भी हैं वो शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।